नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा बंटवारा। शहर के सबसे बड़े बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों के पास व्हील चेयर पर एक बूढ़ी औरत उदास भाव से बैठी हुई थी। उनका दुबला शरीर, झुकी हुई सी कमर, सर पर सफेद बाल। 80 साल की बूढ़ी अम्मा यशोदा देवी जी अपने बेटे और बहू के आने का इंतजार कर रही थी। 3 घंटे पहले ही उनके बेटा बहू उन्हें कार में बैठाकर लेकर आए थे। आप यहीं रुको, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। हम आपके लिए खाने के लिए प्रसाद लेकर आ रहे हैं। तुम यहाँ पर बैठकर इंतजार करो। केवल इतना ही कहा था और बैठाकर चले गए। मुझे सोच कर परेशानी हो रही थी। बहुत समय बीत जाने पर यशोदा देवी जी ने एक निगाह सड़क की ओर दौड़ाई और सोच रही थी, पता नहीं मेरे बेटा और बहू कब आएंगे, यह सोचकर। लेकिन शाम हो गई। चारों ओर अंधेरा सा छा गया था। सब लोग अपने अपने घर को जा चुके थे, परंतु यशोदा देवी जी व्हील चेयर पर बैठी हुई अपने बेटा बहू के आने का इंतजार करती रही। और अब तो माँ के मन के किसी कोने में डर भी बैठने लगा था कि अगर बेटा बहू वापस लेने नहीं आए तो सोचते ही कलेजा मुंह को आने लगा और आंखों से आंसू बहने के लिए थोड़ा समय निकल रहा था और समय बीतता जा रहा था। तो यह चिंता सताने लगी कि अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि मेरे बेटा बहू मुझे यहाँ पर बैठाकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, क्योंकि वह चल फिर भी नहीं सकती थी। इंतजार करते करते रात हो गई थी, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आया था। रात होने पर जब उसे ठंड लगने लगी तो अपने कमजोर कांपते हाथों से धीरे धीरे सरककर सीढ़ियों के नीचे आ गई और एक कोने में बैठ गई और कांपती रही। यशोदा देवी जी अपने पति सोहन जी के साथ एक छोटे से गांव टपरी में रहा करती थी। सोहन जी के गांव में अच्छी खासी जमीन हुआ करती थी, जहां पर खेती करके और मेहनत से वह अपनी आजीविका चलाते रहते थे। उनकी एक बेटी रोजी और 2 बेटे थे, नीरज और धीरज। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाई। बेटी की शादी भी एक अच्छे घर में कर दी थी और दोनों बेटों की भी शादी करवाई थी। यही सामाजिक दायित्व को निभाते निभाते उनकी पूरी जिंदगी निकलती चली गई। परंतु उन्हें मलाल इस बात का था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में बिता दी, वह बेटे ही आज उनके पास रहना नहीं चाहते थे। सोहन जी और उनकी पत्नी यशोदा देवी अपने गांव के मकान में अकेले ही रहा करती थी, परंतु एक ही बात उन्हें अंदर ही अंदर रह रहकर कचोटती रहती थी। अक्सर अपनी पत्नी से कहते थे, यशोदा जी, मैंने अपने दोनों बेटों को इतना लाड़ प्यार देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया है, परंतु शादी के बाद मेरे दोनों बेटे बिल्कुल ही बदल गए हैं और बहुएं भी ऐसी मिली जो अपनी सास ससुर का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती हैं। इन्हीं परेशानियों में धीरे धीरे सोहन जी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। एक दिन सोहन जी की तबीयत बहुत खराब हुई। स्वास्थ्य को गिरते देखकर यशोदा जी ने कहा, सुनिए जी, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। मुझे लगता है हमें अपने दोनों बेटों को बुला लेना चाहिए ताकि वह आपका किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा सकें। अब इस उम्र में हम अपने बेटों को अगर नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आखिर है तो हमारी ही औलाद। यदि अब हमारी सेवा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? यशोदा जी की बात सुनकर उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलावा भेज दिया और बरामदे में बैठ गए। झुर्रियों से भरा हुआ उनका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। तभी उनके दोनों बेटे और बहू गांव पहुंच गए।
उन्हें सामने बैठा देखकर उनका बड़ा बेटा नीरज बोला, क्या हुआ बाबूजी, ठीक ठाक तो बैठे हैं? आप अच्छे खासे लग रहे हैं। आपने तो हमें यूं ही डरा दिया था। बेटों के आते ही उनका ऐसा रवैया देखकर सोहन जी हैरान रह गए। उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा तो वे दोनों उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे और उधर बहुएं भी अपने अपने पति को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने यहाँ लाकर उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी हो। यशोदा जी जो गायों को चारा डाल रही थी, उनकी बातें सुनकर उनके पास आई और गुस्से से बोली, यह क्या तरीका हुआ है अपने पिता से बात करने का? छोड़ो यशोदा, सोहन जी बोले, मुझे तुम लोगों से कोई खास बात करनी है। मैं तुम दोनों को अपने अपने पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ और अब मेरी सारी बचत खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज चक्कर आए और मैं जमीन पर गिर पड़ा था तो सर में बहुत तेज से दर्द था और अचानक खून की उल्टी भी हो गई थी, इसलिए अस्पताल गया था। लेकिन डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। यदि समय रहते इलाज ना किया गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया है कि मेरे दोनों बेटों के आने के बाद ही उन्हें ऑपरेशन करवाऊंगा। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों के साथ की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब इस गांव में ही रहो। यह मकान मुझे बहुत सोना सोना लगता है। मुझे भी यहाँ और बच्चे भी यहाँ रहेंगे तो समय अच्छे से गुजर जाएगा और दोनों बहुएं यहाँ रहेंगी तो तुम्हारी माँ की मदद भी हो जाया करेगी। लेकिन पिता की बात से दोनों बेटे ही सहमत नहीं थे। तभी नीरज बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप सारी जमीन जायदाद बेचकर हम दोनों भाइयों के साथ शहर चलें। धीरज ने भी इस बात पर सहमति जता दी। नीरज बोला, पिताजी, आपको चाहे यह बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि गांव में रहना हमारे लिए अब संभव नहीं है। मेरी बैंक में नौकरी है, मुझे वहाँ भी जाना होता है और दोनों बेटे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी धीरज बोला, पिताजी, मैंने तो अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत ही बड़े स्कूल में करवाया है। मैं तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, जिस बैंक में तुम काम करते हो उस बैंक की एक शाखा तो यहाँ पर भी है। फिर तुम अपना तबादला तो यहाँ करा ही सकते हो ना। और बच्चों के पढ़ने के लिए भी यहाँ एक बहुत बढ़िया स्कूल है। मुझे लगता है मेरा अंतिम समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए मेरी तमन्ना है कि मैं यह समय अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते बिताऊं। यह बोलते बोलते सोहन जी की आंखें भर आई थी। सोहन जी की बात सुनकर नीरज बोला, पिताजी, जमाना बदल चुका है, गांव में अब कुछ भी नहीं रखा है। और पिताजी, अगर आपकी तबीयत इतनी ही खराब थी तो हमें पहले ही बता देते। अब ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम आपको शहर ले जाएंगे और वहीं इलाज करवाएंगे। लेकिन क्या बेटा, यशोदा जी बोली, माँ, पिताजी, आप मेरी बात से नाराज मत होना। मैं यह चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ शहर में चलिए। अब हम आप दोनों का वहीं पर रहने का अच्छे से इंतजाम कर देते हैं। अब हम खेती तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाए। उसके बाद हमारी इच्छा, हम उन्हें रखना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, यह हमारी इच्छा है। और पिताजी, इस मकान के भी आप 2 हिस्से कर दीजिए, नीरज ने कहा। तो धीरज भी बोला, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी के बाद आपके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आप लोग हमारे साथ वहाँ आराम से रहिएगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से बंटवारे की बात सुनते ही सोहन जी को बहुत गुस्सा आया और कठोर आवाज में बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी जमीन और मकान बेच दूंगा?
बंटवारा तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं देने दूंगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में जो बातें करना चाहते हो कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो। नीरज और धीरज दोनों आपस में बात करने लगे। उधर दोनों बहुएं भी आपस में बात करने लगी। कुछ देर बाद चारों ने अपना निर्णय ले लिया और अपने माता पिताजी के पास आकर नीरज बोला, पिताजी, हम सभी ने बहुत सोच विचार कर एक फैसला लिया है। हम जानते हैं कि अब आपसे खेती का काम नहीं होता है, तो पहले खेतों का बंटवारा कर दो और इस मकान को भी बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेगी और पिताजी धीरज के पास रहकर अपना इलाज करवाएंगे। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर सोहन जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने बोला, मुझे अपने बेटों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। नालायकों, कान खोल कर सुन लो, हम दोनों इस जन्म में तो क्या अगले जन्मों तक कभी भी अलग नहीं रह सकते। और तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी मकान बेच दूंगा। यदि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो। सोहन जी बोले तो उधर यशोदा देवी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। यह माँ आज आपने बेटों की बातों से अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। यह दिन देखने के लिए क्या बाकी था। हमने तुम लोगों को आज ऐसा क्या कह दिया जो तुम अपने घर को बेचने के लिए तैयार हो गए हो। आज अपने माँ बाप ही तुम्हें बोझ लगने लगे हैं। कितने बदल गए हो तुम लोग। तभी सोहन जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे सामने हम मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी शर्त मान लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोगों के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। मैंने पहले ही रोजी को फ़ोन कर दिया था, वह किसी भी समय आती ही होगी। लेकिन पिताजी, रोजी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? इस समय पर क्या किया जाए और क्या नहीं, उसका फैसला हम बखूबी कर सकते हैं। रोजी हमारे मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा है। क्यों भाई, मैं भी इस घर की बेटी हूँ। घर के गेट से अंदर आती रोजी की आवाज़ आई तो सभी चौंक गए। और यहाँ किस फैसले की बात हो रही है? अचानक मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? पिताजी, सब कुशल मंगल तो है ना? रजनी ने कहा तो सोहन भी चिंतित स्वर में बोले, बेटी, अब तुम ही अपने भाइयों को समझा सकती हो। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटी, मुझे लगता है अब हम दोनों इन पर बोझ बन गए हैं। यह हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं और यहाँ की ज़मीन को बेचना चाहते हैं। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर नीरज बोला, नहीं पिताजी, हमारा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि हम आप दोनों को अलग रखना चाहते हैं। हम तो केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को भी अपने साथ रख सकता था, लेकिन मेरा मकान छोटा है, इसलिए माँ को धीरज के पास रहने के लिए कहा। भैया, अगर आप पिताजी का इलाज करवाते हैं तो जमीन जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत है? रोजी ने पूछा तो उसके भाई नीरज ने कहा, रोजी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इलाज का खर्चा उठा सकें, इसलिए ज़मीन जायदाद बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ही हम अपने पिताजी का इलाज करवाएंगे। रोजी को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और बोली, मैं खूब समझती हूँ भैया, आपको अपने माता पिता से नहीं पैसे से प्यार है। आप दोनों केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर लेकर जाना चाहते हो। आप लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, क्या आपके पास पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं? रोजी ने दो टूक शब्दों में अपने भाइयों को बोला तो छोटी भाभी बोली, रोजी, तुम्हें क्या पता बड़े शहर में कितना खर्चा होता है? भाभी की बात सुनकर रोजी बोली, आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ और सोने के गहनों को देखकर मुझे पता चल रहा है कि कितना खर्च होता है। शहर में रोजी की बात सुनकर बड़ी भाभी भड़क गई और बोली,
अब हम अच्छे कपड़े और गहने भी ना पहने क्या? अपनी भाभी की बात सुनकर रोजी बोली, मुझे आप लोगों के खर्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बच्चों को शहर के बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल सकते? सुनो, पिताजी का इलाज तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज के लोग और रिश्तेदार तुम पर ही उंगली उठाएंगे कि दो दो बेटों के होते हुए भी पिता का इलाज उनकी बेटी ने करवाया है। देखो, अगर तुम इलाज करवाना चाहती हो तो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों भाइयों ने बेशर्मी से कहा तो रोजी बोली, ठीक है, मैं पिताजी को इलाज करवाने के लिए अपने साथ ही ले जाती हूँ, लेकिन फिर तुम लोग बंटवारे की बात बिल्कुल भी मत करना। आ गई ना मुद्दे की बात पर। हमें तो पहले ही मालूम था कि रोजी को भी अपना हिस्सा चाहिए होगा, इसलिए तो पिताजी को ले जाने की बात कर रही है। लेकिन हिस्सा तो दूर, हम तुम्हें एक सुई की नोक भी लेने नहीं देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोजी हैरान रह गई थी। वह उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ जाएगा यह सोचकर चुप हो गई और अपने पिता से बोली, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम अकेले ही रहते हैं और मेरे साथ ससुर तो है नहीं, तो अब से आप हमारे ही साथ रहेंगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर सोहन जी सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक तो वह यही सोचते आए थे कि बेटी पराया धन होती है और सुख दुख में बेटे ही काम आते हैं। तभी नीरज की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, पिताजी क्या सोच रहे हैं? हमें जाना है, अब हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुक सकते। आप बताइए, क्या आपने निर्णय लिया है? सोहन जी दुखी मन से बोले, बेटा, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम लोग अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। इतना बोलते ही उन्हें खून की उल्टी हो गई और फिर संभलते हुए बोले, और लौटकर यहाँ कभी मत आना। समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप अब मर चुके हैं। पिता की ऐसी हालत देखकर भी दोनों बेटों को तरस नहीं आया और गुस्से में अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर वहां से निकल गए। लेकिन पिता को खून की उल्टी करते देख रोजी का कलेजा फटा जा रहा था। जैसे तैसे पिता को मनाकर रोजी उन्हें अपने साथ शहर में ले आई, जबकि यशोदा देवी अपने गांव के मकान और पशुओं की देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई थी। सोहन जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए काफी संकोच हो रहा था कि दामाद जी क्या सोचेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही देखा उनके दामाद सोनू ने उनके लिए खाना तैयार कर रखा था। पिताजी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मुझे अपना बेटा ही समझो। मैंने डॉक्टर से मिलने का समय ले लिया है, हम कल सुबह ही आपके इलाज के लिए चलेंगे। अपने दामाद से यह बातें सुनकर सोहन जी भावुक हो गए। अगले दिन वे दोनों उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। सारी जांच और चेकअप के बाद डॉक्टर ने सोहन जी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और बेटी दामाद को बात करने के लिए अंदर बुलाया। डॉक्टर जी बोले, आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा तो रोजी हैरान हो गई। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके पिताजी को बहुत पुरानी टीबी की बीमारी है, पेट में जख्म होने के कारण खून आया है। मैंने उनके लिए बहुत तेज दवाई लिख दी है, लेकिन उन्हें आराम की और परहेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह बात सुनकर यह दोनों घबरा गए। आंखों में आंसू लेकर घर लौट आए तो सोहन जी ने कहा, बेटा, मुझे यह सब मालूम है, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांस वहीं पर निकले। इतना कुछ करने के बाद भी मुझे ऐसी नालायक औलाद पैदा करने पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उसने अपने पिता की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगी। कुछ दिनों के बाद वे दोनों सोहन जी को उनके गांव ले आए। बेटी और दामाद ने वहीं रहकर उनकी तन से मन से सेवा की।
एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जब सोनू उन्हें अस्पताल लेकर जाने लगा तो पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाइयों ने परिवार सहित पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी करनी का कोई पछतावा नहीं था। रोजी अपनी माँ को अपने साथ ही लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया। यशोदा देवी जी का आसियाना अपने पति के मृत्यु के साथ ही उजड़ गया था। दोनों भाइयों की माँ को साथ ले जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन शायद अपने लालच में उन्हें अपने साथ शहर ले कर चले गए। नीरज और धीरज ने यह समझौता किया था कि माँ को 6-6 महीने अपने पास रखेंगे। बेटे के घर आने के बाद यशोदा जी को अच्छे से रखा जा रहा था। बहू भी उनकी सेवा करती और उनके पोते पोती भी उनके साथ ढेर सारी बातें करते थे। पिता के मरने के बाद से नीरज और धीरज अपने पिता की जमीन जायदाद अपने नाम करने के लिए दिमाग लगाने लगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी वसीयत रोजी के नाम अपने मरने से पहले ही कर दी थी और बाकी कुछ हिस्सा माँ के नाम पर कर दिया था, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। लेकिन माँ के नाम की जमीन हासिल करने के लिए दोनों भाइयों ने यह साजिश रची और दोनों एक साथ माँ को कचहरी ले गए और कागजों के ऊपर अंगूठा लगवा लिया। उस दिन के बाद से यशोदा देवी की दुर्गति होनी शुरू हो गई थी। एक दिन नीरज ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम सारा दिन अकेली बैठी रहती हो, तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसलिए उसके काम में हाथ बटाया करो। हाँ माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, तो आप भी थोड़ा काम किया करो, बड़ी बहू बोली। तो उस दिन के बाद से यशोदा देवी ने अपनी बहू के साथ घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में बहू ने सारा काम अपनी सास पर ही डाल दिया था। कपड़े धोने, बर्तन साफ करना, पूरे घर का काम करना यशोदा देवी करने लगी थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वह बिना सहारे के उठ नहीं सकती थी। ऑपरेशन करने पर लाखों रुपयों का खर्चा आना था। बिना इलाज करवाए ही वे अपनी माँ को घर वापस ले आए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनका बिस्तर से उठना भी मना था। अब तो बहू से अपनी सास की सेवा करना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी सास को 2 दिन भी नहीं रख पा रही थी। अपनी पत्नी के कहने पर नीरज अपनी माँ को अपने छोटे भाई के घर छोड़कर आ गया। लेकिन यहाँ भी वही हाल हो रहा था कि माँ की सेवा कौन करे। छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी 2 कदम आगे निकली। रोज घर में झगड़ा करती थी। जब जेठ जी ने 6 महीने रखने के लिए कहा था तो फिर 1 महीने में ही वापस क्यों भेज दिया है। आप तो अपनी नौकरी पर चले जाते हो, लेकिन आपकी माँ की सेवा तो मुझे ही करनी पड़ती है। उनकी गंदगी भी पूरे घर में फैल गई है। आप रोजी से कहिए ना अपनी माँ को आकर यहाँ से ले जाए। अब मुझसे नहीं संभाली जाती आपकी माँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? माँ की सारी जायदाद हमने अपने नाम जो करवानी है, अब हम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? माँ को रखने के लिए रिश्तेदार भी हमसे क्या कहेंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी माँ को बांके बिहारी मंदिर दर्शन करवाने के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़कर आ जाओ। वहाँ तो दिन रात भंडारा चलता रहता है, खाना भी मुफ्त में ही मिलेगा। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर धीरज गुस्से में आ गया। तुम यह बात सोच भी कैसे सकती हो? जैसी भी है वह मेरी माँ है, ऐसे कैसे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ सकता हूँ? लेकिन उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया था, या तो अपनी माँ को रखो या फिर मैं अपने घर जा रही हूँ।
इस धमकी के बाद धीरज अपनी माँ को मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दर्शन करवाने के नाम पर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर बांके बिहारी जी की मंदिर की सीढ़ियों के पास ही उनको बैठा दिया और प्रसाद लेने के बहाने वहां से चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी भूखी प्यासी घंटों पड़ी रही। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने कुछ प्रसाद दे दिया तो भूखी माँ ने खा लिया। रात के समय पुजारी जी की नज़र यशोदा देवी जी पर पड़ी। उन्हें लगा कि शायद औरत लावारिस है। ठंड के कारण यशोदा देवी जी बुखार में तप रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर पुजारी जी से रहा नहीं गया और पुजारी जी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। तरस खाकर पुजारी ने रात के लिए मंदिर में ही शरण दे दी। पुलिस चौकी पर फोन लगाया। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले आ गए और थोड़ी ही देर में वहां पत्रकार भी पहुंच गए और कुछ अधिकारी भी। एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति देखकर उसका फोटो खींचकर पत्रिका के कवर पेज पर छापा और साथ ही हेडलाइंस भी। यशोदा देवी को पुलिस वालों ने वहां से एक चिकित्सालय में भर्ती करवाया जहां उनका इलाज शुरू हो चुका था। अगले दिन जब यह खबर रोजी ने पढ़ी तो उसने अपनी माँ की फोटो देखकर तुरंत पहचान गई। एक पल को उसे लगा कि जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। उसने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे कि उनका मन हुआ कि अभी अपने भाइयों के घर जाए और खींच कर उन्हें एक चांटा मारे और चीख चीख कर उनसे पूछे कि क्या इस हड्डी मांस की माँ की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। उसी समय उसने अपने पति को फ़ोन किया और अपनी माँ के पास पहुंची। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने उसे शक भरी नज़रों से देखा तो उसने बताया कि यह हरकत उसके दोनों भाइयों की है। वह समाचार पत्र में खबर पढ़कर ही यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद रोजी अपनी माँ को अपने घर ले आई। अपनी माँ की गंदे कपड़ों में बुरी हालत देखकर उसे स्वयं पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने घर लाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और कुछ ही दिनों में यशोदा देवी जी की मौत हो गई। उधर यशोदा जी की बहू सोच रही थी कि अगर इस बार भी उसकी लड़की हो गई तो क्या होगा। अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना चाहती थी जिससे लिंग परीक्षण हो सके, क्योंकि वह लड़की नहीं चाहती थी। यही सोचकर उसने अपने पति को अपने साथ अस्पताल चलने को कहा। अस्पताल पहुंचकर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि आज के समय तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं, तो आप ऐसा टेस्ट क्यों करवाना चाहती हैं। तो बहू बोली, बेटी तो पराया धन होती है, हमारी सेवा तो हमारा बेटा ही करेगा ना। इस बात पर डॉक्टर ने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि आपका लड़का ही होगा और वह आपकी सेवा करेगा, और लड़की नहीं कर सकती सेवा। लेकिन वह नहीं मानी। अल्ट्रासाउंड करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि आपकी लड़की ही है और यदि गर्भपात करवाना है तो कल आ जाना। बहू घर वापस लौटकर सो गई। उसे सपना आया और सपने में कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, माँ मुझे मत मारो, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं आपका खर्च भी नहीं बढ़ाऊँगी, मुझे पायल भी नहीं चाहिए और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े, मैं किसी के कपड़े ही पहन लूँगी, बस मुझे एक बार इस दुनिया में आने दो। पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर धीरज की नींद खुल गई थी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, वह मुझे खुद को मारने से रोक रही है। तभी धीरज ने कहा, वह कौन? हमारी बेटी। उसकी पत्नी ने कहा। उसी समय फोन की घंटी बजी। इधर से आवाज़ आई, मैं रोजी बोल रही हूँ, माँ का स्वर्गवास हो चुका है, दोपहर 2 बजे तक उनके संस्कार करना है। नीरज को भी फ़ोन करके बता देना, अगर तुम नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं है, मैं उनका संस्कार कर दूंगी, मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर रोजी ने फ़ोन रख दिया। इधर धीरज के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया। सोचने लगा कि आखिर माँ रोजी के पास कैसे पहुंची।
उसने अपने भाई को फोन करके माँ के स्वर्गवासी होने की सूचना दे दी। दोनों के मन में पश्चाताप था और शर्मिंदगी भी कि वह अपनी बहन को मुंह कैसे दिखाएंगे। इसी जिल्लत के कारण माँ की शव यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। इधर धीरज और उसकी पत्नी गर्भ में पल रही अपनी बेटी की हत्या करवाने जा रहे थे और दूसरी ओर एक बेटी अपनी माँ को मुखाग्नि दे रही थी। पूरे समाज और सभी रिश्तेदारों में दोनों बेटों की थू थू हो रही थी। अपने माता पिता को सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी असमय मृत्यु का रोजी को बहुत दुख हो रहा था। इसलिए पिता की जायदाद से मिले हिस्से को बेचकर जो पैसा था उस पैसे को अपने गांव में अस्पताल बनाने के लिए एक एनजीओ में दान कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।